गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। तो ध्यान से देखिए बेटा, ओम्स लॉ क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, समझ जाएगा तो बहुत आसान भी है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले बेटा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, ओम्स लॉ ने हमें क्या बताया। ओम्स लॉ ने हमें बताया कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, उसके एंड्स के अक्रॉस हम कोई बैटरी या सेल अप्लाई करें। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है बेटा, क्या है, एक कंडक्टर है। ध्यान से देखिए बेटा, ये कोई एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस हमने एक सेल या बैटरी अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया बेटा, सेल या बैटरी। ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। मान लेते हैं बैटरी का पोटेंशियल V है। कितना है बैटरी का पोटेंशियल V। करंट कहां से कहां फ्लो करेगा बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमें पता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ फ्लो करेगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential difference across the ends of a conductor. पोटेंशियल डिफरेंस है एंड्स ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इट मींस जब हम बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा थ्रू द कंडक्टर, या ज्यादा करंट जब कंडक्टर से फ्लो करेगा तो बैटरी का पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां से हमें पता चला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्या कह सकते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर है बेटा। अब यहां ध्यान से समझेंगे बेटा इस चीज को। हमारे पास पोटेंशियल बढ़ाने से सर्किट में करंट बढ़ रहा है, किसने बताया, ओम्स लॉ ने। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट यही है बस। क्या है, लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the potential difference across the ends of a conductor is directly proportional, is directly proportional to the current flowing through it, current flowing through it। ध्यान से देखिए बेटा, इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसमें से जितना करंट फ्लो होगा उसके। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ध्यान से देखिए बेटा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है R। तो हमारे पास आ गया V इज इक्वल टू आर आई। V क्या है, पोटेंशियल, I क्या है, करंट। तो R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं बेटा रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अभी आगे समझ आएगा रेजिस्टेंस क्या है। पहले बेटा ओम्स लॉ क्लियर हुआ कि नहीं। ओम्स लॉ क्या था कि किसी भी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने रिमूव किया तो एक कांस्टेंट आया R, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हमने नाम क्या दिया, रेजिस्टेंस। दिस इज ओम्स लॉ। बेटा ओम्स लॉ सभी को समझ आया। अब ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं बेटा, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ध्यान से देखिए बेटा, ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहली नंबर 1, इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन ohmic conductors, applicable on ohmic conductors।
ध्यान से देखिए बेटा, ओहमिक कंडक्टर्स के केस में ही ओम्स लॉ अप्लीकेबल होता है। ओहमिक कंडक्टर वो होते हैं जिनके ऊपर ओम लॉ फॉलो करे, नॉन ओहमिक जिन पर ओम्स लॉ फॉलो ना करे। तो पहला लिमिटेशन। सेकंड देखिए बेटा, सेकंड लिमिटेशन हमारे पास है ओम्स लॉ का, इट इज नॉट अप्लीकेबल in case of semiconductors and transistors। सेमीकंडक्टर्स और ट्रांजिस्टर्स के केस में ये अप्लीकेबल नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट, इट इज ओनली अप्लीकेबल एट low temperature and high pressure। ध्यान से समझो बेटा, एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर से देखें। सबसे पहले ओम्स लॉ क्या था, कंप्लीट टॉपिक इस समय बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप स्क्रीन जूम करके या पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं इसको। सबसे पहले ओम्स लॉ ने क्या बताया था हमें, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एंड्स के अक्रॉस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब जितना ज्यादा करंट कंडक्टर में से फ्लो करेगा उसके एंड्स के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है रेजिस्टेंस, R से डिनोट करते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस थी। पहली लिमिटेशंस थी कि ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक कंडक्टर्स के केस में एप्लीकेबल है। ओहमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, नॉन ओहमिक जो फॉलो ना करें। उसके बाद इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर। सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर्स के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है ओनली अप्लीकेबल एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर अप्लीकेबल है। तो दिस इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्लियर हुआ बेटा। इसके बाद देखिए बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास जो हमें समझ आनी चाहिए। क्या है इंपॉर्टेंट टर्म्स? एक नया टर्म हमारे पास यहां आया, रेजिस्टेंस। तो देखिए बेटा क्या होता है, इसके बारे में और अच्छे से डिस्कशन करते हैं। ओम्स लॉ पढ़ा हमने और यहां हमने फॉर्मूला ओम्स लॉ का याद हो गया है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला बेटा सभी को याद होना चाहिए। क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। और R क्या है? रेजिस्टेंस। तो यहां से देखिए बेटा, R इज इक्वल टू क्या आ गया? V बाई आई। R इज इक्वल टू क्या आ गया? V बाई आई। क्लियर है? अब ध्यान से समझे बेटा, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस। अभी देखिए बेटा, इससे के लिए हम पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास कुछ टर्म्स है। रजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टेंस क्या होता है? उसके बाद रेजिस्टिविटी क्या होता है? और लास्ट वन इज कंडक्टिविटी। देखिए बेटा, हमारे पास टोटल 6 टर्म्स हैं जिनको हमें वन बाय वन डिस्कस करना है। ये सभी क्या चीजें हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? रजिस्टर की। रजिस्टर क्या होता है? तो देखिए बेटा, रजिस्टर और रेजिस्टेंस, सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करें कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। रजिस्टर एक डिवाइस होता है जो फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वायर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो वो वायर क्या कर रही है? उस फ्लो ऑफ करंट का अपोज, वो उसे फ्लो नहीं होने दे रही है। इस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर को हमने क्या नाम दिया? रजिस्टर। क्लियर है? तो रजिस्टर क्या बेटा? रजिस्टर इज ए डिवाइस विच अपोज
द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, जो फ्लो ऑफ करंट का अपोज करे उस डिवाइस को हमने क्या नाम दिया, रजिस्टर। अब वो वायर हो सकता है, हमारा इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये सभी क्या है, एक्ट एज ए रजिस्टर। तो रजिस्टर समझ आया बेटा क्या है, रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो फ्लो ऑफ करंट का अपोज कर रहा है, उसको फ्लो नहीं होने दे रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, रजिस्टर। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आता है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस। अभी हमने कहा रजिस्टर क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है, उसको फ्लो नहीं होने दे रहा है। तो कितना अपोज कर रहा है, इस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, एबिलिटी ऑफ ए रेजिस्टर टू अपोज फ्लो ऑफ करंट। किसी भी रजिस्टर का कितना एबिलिटी है करंट का अपोज करने का, फ्लो ऑफ करंट का अपोज करने का, उस एबिलिटी ऑफ रजिस्टर को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। क्लियर है। दो टर्म्स पढ़ी बेटा, एक बार रिपीट कर रहा हूं। पहले रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक डिवाइस होता है जो फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है, और कितना अपोज करता है उसकी इस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। क्लियर है। रेजिस्टेंस यहां हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, काफी जगह हम स्मॉल आर से भी करेंगे। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई आई, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। यहां तक समझ आया बेटा। नेक्स्ट देखिए कंडक्टर। कंडक्टर क्या है, कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें से इजीली करंट फ्लो करे, उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर। अब बात करते हैं कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कंडक्टेंस। पहले कंडक्टर क्या हुआ, थ्रू विच करंट इज फ्लो, थ्रू विच करंट इज फ्लो। एक एक चीज को अच्छे से समझे, थ्रू विच करंट इज फ्लो। नेक्स्ट देखिए बेटा, कंडक्टेंस क्या है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कंडक्टेंस। डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से करते थे, कंडक्टेंस को कैपिटल जी से करते हैं। कंडक्टेंस होता क्या है, कंडक्टेंस होता है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। इनको समझने से पहले हमें एक टॉपिक और समझना पड़ेगा, तब ये दोनों हमें समझ जाएंगे। क्या है वो टॉपिक, देखे ध्यान से। सबसे पहले रजिस्टर क्या होता है हमें पता चल गया, रेजिस्टेंस क्या होता है, और कंडक्टर क्या होता है, और कंडक्टेंस। चार टर्म्स हमें पता चल गई। तो देखिए बेटा, टॉपिक है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, रेजिस्टेंस को टोटल 4 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कितने फैक्टर, 4 फैक्टर। कौन कौन से, पहला है नंबर 1, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। पहला फैक्टर क्या है, लेंथ। लेंथ के ऑफ कंडक्टर के रेजिस्टेंस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस किसी कंडक्टर का लेंथ हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। सेकंड फैक्टर है हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पहले तो बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये जो हमारा मार्कर है, मान लेते एक वायर की तरह है, तो इसका ये एरिया एक फेस का, ये एरिया क्या कहलाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब इस कितना मोटी वायर है या कितनी पतली वायर है, थिन या थिक। तो इस एरिया को हम क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं बेटा, एक थिक और एक थिन वायर। एक थिक वायर है, थिक का मतलब मोटी वायर है, थिक। तो वायर थिक है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम। तो आप ये ध्यान रखें, एक थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है एज कंपेयर टू ए थिन वायर। क्लियर है। तो सेकंड फैक्टर समझ आया। थर्ड फैक्टर क्या है वो समझे बेटा। थर्ड फैक्टर हमारे पास है मटेरियल
ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। किस टाइप का मटेरियल है कंडक्टर का? हर टाइप के मटेरियल का कंडक्टर हो तो उसका अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है जो कॉपर वायर का बना हुआ है, किसका? कॉपर वायर का, और एक है जो निक्रोम अलॉय का बना हुआ है, किसका? निक्रोम अलॉय का। दोनों का मटेरियल डिफरेंट है, एक कॉपर का बना हुआ है, एक निक्रोम अलॉय का। तो यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, निक्रोम अलॉय का अगर दोनों का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखें तो फिर निक्रोम अलॉय से जो कंडक्टर बनेगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लगभग 60 टाइम्स ज्यादा होता है। कितना? अप्रोक्सीमेटली 60 टाइम्स। तो इट मीन्स हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 4 है टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर। 4 फैक्टर थे। पहला लेंथ, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर से हमें पता चला कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से अगर कंडक्टर बना होगा तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। और लास्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, जब किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मतलब टेम्परेचर के भी रेजिस्टेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? समझ आया? बाद में हम इस चीज पे देखेंगे कि कैसे डिपेंड करता है, वो हम बाद में जानेंगे इसके बारे में। पहले 4 फैक्टर थे। फोर्थ टेम्परेचर को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बट कैसे बढ़ेगा? रिलेशन लीनियर नहीं है, इसलिए हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? 3 फैक्टर्स हमें समझ आ गए। अब यहां से देखिए बेटा, इन 2 फैक्टर से क्या मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। L के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ध्यान से देखिए बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट, और यहां पर वो कांस्टेंट है रो, L बाई A। R रेजिस्टेंस है, L लेंथ है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं बेटा? रेजिस्टिविटी, जो हम पढ़ना चाह रहे थे, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? रो। क्लियर है? डिफाइन कैसे करेंगे रेजिस्टिविटी को? व्हाट इज रेजिस्टिविटी? हमें पता तो चल गया, रो से डिनोट कर रहे हैं, बट डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिए बेटा, कैसे डिफाइन करेंगे? R इज इक्वल टू रो L बाई ए है। अगर L 1 हो जाए और A भी 1 हो जाए तो क्या R इज इक्वल टू रो हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए बेटा, इस चीज को कैसे हम डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी को? रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को कहते हैं कब? व्हेन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर आर यूनिट। क्लियर है? रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझे। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस ही होता है किसी कंडक्टर का कब? व्हेन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर आर यूनिट। यूनिट का मतलब 1। जब ये दोनों 1 हो जाएंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। तो क्या रेजिस्टिविटी भी समझ आया? रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर आर यूनिट। लिख देता हूं, resistance of a conductor when length and area of cross section of a conductor are unit। जब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट हो जाए तो उस केस में रेजिस्टेंस को ही क्या कहा जाएगा? रेजिस्टिविटी कहा जाएगा। तो रेजिस्टिविटी क्लियर हुआ। नेक्स्ट टर्म था हमारे पास कंडक्टिविटी। क्या था? कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, लास्ट कंडक्टिविटी को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और इस सिंबल का नाम होता है बेटा सिग्मा। क्या नाम होता है? सिग्मा। क्लियर है?
और होता क्या है कंडक्टिविटी, ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टिविटी का। जिस तरीके से कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस था, ऐसे ही कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो टोटल 6 टर्म्स थी, 6 की 6 क्लियर हुई। एक एक वर्ड में जल्दी से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझे, रिपीट हो रहा है, याद हो जाना चाहिए साथ के साथ। सबसे पहले रजिस्टर क्या है, रजिस्टर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट का फ्लो का अपोज करेगा उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, रजिस्टर। रेजिस्टेंस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ ए रजिस्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। किसी भी रजिस्टर का कितना एबिलिटी है फ्लो ऑफ करंट का अपोज करने का, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। उसके बाद कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें से करंट फ्लो करता है। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर यूनिट। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा, यहां से हमारे पास रेजिस्टेंस का एक फार्मूला आ गया, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस के 2 फॉर्मूले हो गए, एक तो हमने ओम्स लॉ से पढ़ा था R इज इक्वल टू वी बाई आई, और एक क्या हो गया, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्लियर है, रो क्या है रेजिस्टिविटी, एल क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ध्यान रखना बेटा, इस एल बाई ए पूरी टर्म को हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज सेल कांस्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए द टर्म एल बाई ए मतलब लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज सेल कांस्टेंट। क्लियर हुआ, तो ये सारी बातें समझ आई। इसके बाद देखिए बेटा, एक हमने टेम्परेचर का इफेक्ट छोड़ दिया था, बाकी सारा समझ लिया था, तो एक बार उसको दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूं, टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे कैसे होगा ऑफ ए कंडक्टर। टेम्परेचर का इफेक्ट एक बार दोबारा से पढ़ रहे हैं, कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करेगा किसके ऊपर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो ध्यान से देखिए बेटा, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रजिस्टर है। अच्छा, साथ साथ ये भी समझे बेटा, रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को आर से। रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, ये है सिंबल ऑफ रजिस्टर। 2 टाइप के सिंबल होते हैं, 2 टाइप के रजिस्टर होते हैं। एक फिक्स्ड रजिस्टर, ये कैसा रजिस्टर है बेटा, फिक्स्ड, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस फिक्स है। और एक ये रजिस्टर है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर। कैसा रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस फिक्स ना हो। क्लियर, और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको भी हम वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं, या इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। दोनों एक ही बात होती है, रियोस्टेट या वेरिएबल रजिस्टर। इस तरीके से हम इनको डिनोट कर सकते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, इससे हम रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए बेटा, रेजिस्टेंस के अंदर एक चीज और समझें, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। 6 टर्म्स पढ़ी जिसमें हमने काफी चीजें थी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। पांचों का आपको यूनिट पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है बेटा ओम, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OHM, ओम। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है। दूसरा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो यूनिट भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा, ओम की पावर -1 को क्या बोलेंगे हम, ओम इनवर्स। या यहां भी वही चीज OHM इनवर्स। क्या, OHM इनवर्स। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनवर्स को पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं, मोहो, या फिर साइमन या सीमन, जो भी हम बोलना चाहें। ये सभी यूनिट है किसकी, कंडक्टेंस की। ये तो रेजिस्टेंस की यूनिट थी ओम, कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स, OHM इनवर्स, MHO या साइमन। क्लियर है। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, ध्यान से देखिए बेटा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो को इधर रखो, बाकी सभी को उधर भेज दो। ए इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, ए उधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में रो।
अब देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट हमें पता ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की मीटर इज इक्वल टू रो। तो मीटर से 1 मीटर कट गया, क्या बच गई रो की यूनिट ओम मीटर। ओम मीटर। कंडक्टिविटी की क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो चारों की आपको यूनिट पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। क्लियर है। लास्ट देखें टेम्परेचर का इफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हम कर रहे थे। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा रेजिस्टेंस को। तो मान लेते बेटा हमारे पास एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है एट T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू R नॉट। कितना है R नॉट। ध्यान समझे, एक रजिस्टर है जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसका रेजिस्टेंस कितना है R नॉट है। अब हमने क्या कर दिया बेटा, इसका टेम्परेचर मान लीजिए T से बढ़ा के T डिग्री सेल्सियस कर दिया। कितना कर दिया T डिग्री सेल्सियस। तो जो रेजिस्टेंस है मान लेते हैं वो कितना हो गया RT। कितना हो गया RT। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको समझें। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टेम जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना चेंज हुआ RT माइनस R नॉट। इसको हम कह रहे हैं डेल R, चेंज इन रेजिस्टेंस। और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ T, 0 से T, तो T रहा चेंज इन टेम्परेचर। तो ध्यान से देखिए बेटा, जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज हुआ है। इस चीज के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा हम टेम्परेचर चेंज करेंगे रेजिस्टेंस भी उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा। सेकेंडली जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके इनिशियल रेजिस्टेंस के। स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कितना था इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कौन चेंज इन रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए बेटा, दोनों को कंबाइन कर ले तो डेल R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R नॉट डेल T। R नॉट डेल T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। किस साइन से अल्फा से। R नॉट डेल T। बेटा ध्यान से, ये दोनों अलग अलग हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और ये अल्फा है। क्या है अल्फा। क्लियर है। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, डेल R क्या है चेंज इन टेम्परेचर। क्या है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। R नोट क्या है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और डेल T क्या है बेटा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। तो ध्यान से देखिए बेटा, टेम्परेचर के चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हुआ, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा इंक्रीज होगा। तो दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस। क्लियर है। तो ये था फैक्ट ऑफ टेम्परेचर। कई बार पूछ लेते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप यहां से देख सकते हैं अल्फा को इधर रखो, बाकी सभी को उधर भेज दो। तो अल्फा का फार्मूला क्या आ जाएगा, यहां से देखो डेल R अपॉन R नॉट डेल T। तो अल्फा क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, फार्मूले से डेफिनेशन दे सकते हैं, इज डिफाइंड एज the change in resistance per unit resistance per degree centigrade। देख सकते हैं आप change in resistance upon unit per unit resistance per unit centigrade temperature। इस चीज को हमने क्या नाम दिया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होगी यूनिट ऑफ अल्फा। R की ओम, इसकी भी ओम, तो कट जाएगी, सिर्फ नीचे किसकी यूनिट बची टेम्परेचर की। टेम्परेचर की यूनिट क्या केल्विन, तो नीचे केल्विन ऊपर जाके क्या हो जाएगी केल्विन इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ अल्फा। यूनिट ऑफ अल्फा क्या हो गई केल्विन इनवर्स, या डिग्री सेल्सियस में भी बता सकते हो आप डिग्री सेल्सियस इनवर्स। नीचे डिग्री सेल्सियस, ऊपर जाके क्या हो गई डिग्री सेल्सियस
इनवर्स। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो देखिए बेटा, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। ओम्स लॉ को डिस्कस किया, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ डिस्कस की, 6 टर्म्स डिस्कस की। रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है और कंडक्टिविटी क्या होता है, सबको किस से डिनोट करते हैं और सभी की यूनिट्स। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टर 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता था। एक तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर और एक टाइप ऑफ मटेरियल, और लास्ट वन इज टेम्परेचर के ऊपर। कैसे डिपेंड करता है हमने सभी को 1 बाय 1 डिस्कस किया। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए एनफ है। थैंक यू।